बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था। लोग आपको अलग अलग निगाह से देखते हैं कि अब बोर्ड आ गया है, अब क्या होगा इसका। वो इसलिए ऐसा सोचते थे क्योंकि मैंने 6ठी 7वीं 8वीं हिंदी मीडियम यानी मैथ साइंस SST हिंदी मीडियम में पढ़ी थी और 9वीं में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। एक एवरेज स्टूडेंट था, एक मिडिल क्लास घर से गया हुआ विद्यार्थी पढ़ रहा था और उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। अब 10th में आ गए थे, अब उनको ज़्यादा उम्मीदें थीं क्योंकि अच्छे नहीं होने के बावजूद भी मैथ साइंस SST में ठीक ठाक नंबर निकाल लिए थे मैंने। अब 10th आ गई थी, अब सब लोग टीवी उल्टा कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि किसकी सुनूं, सीनियर सुनूं, क्या करूं। 10th क्लास में बहुत प्रेशर होता है विद्यार्थियों के पास। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि 10th क्लास को कैसे वाकई में स्टार्ट करने चाहिए अपने लाइफ एक्सपीरियंस से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रमेश। थाउजेंड्स ऑफ विद्यार्थियों को हमने ऑफलाइन पढ़ाया है, अब हम ऑनलाइन आ चुके हैं और पूरी क्लासेस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। बुक, नोट्स, लेक्चर ऑनलाइन कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। NCERT, ये जो नाम लिखा है ना, N छोटा लिखा है यहाँ पर, बट N छोटा मत लिखिए, N को बहुत बड़ा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत है, सबको है NCERT पढ़नी है, NCERT पढ़नी है, लेकिन 2-3 महीने निकलने के बाद ये विद्यार्थी NCERT नहीं पढ़ते। तो NCERT कैसे पढ़नी है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कितनी बार रिवाइज करना होता है और किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे सीनियर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स और ग्रूमिंग वाले घर में भाई बहन सब परेशान हैं कि किसकी सुने किसके नहीं सुने। एक एक करके इन सभी का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। देखिए, आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। कई बार तो हमें समझ में नहीं आता कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है क्या। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहे आप बुक से पढ़ें, चाहे किसी के नोट्स ले लें, या फिर आप लेक्चर देख लें, या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे जा रहे हैं पढ़ने तो वहाँ देख लें, आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल का मतलब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर वाई लगाओ, व्हाट लगाओ, हाउ लगाओ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। जो पहले की क्लास है उसको आप भूल जाओ, पक्का भूल जाओ कि भाई इसमें कितने नंबर आए थे, कितने नंबर नहीं आए थे। आपको ध्यान देना है कि अब मैं इससे सीखकर आगे क्या जाऊं। गलतियां सबकी होती हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम का पढ़ा हूं तो मेरी गलतियां नहीं होंगी क्या, और आज मैं पढ़ा रहा हूं। समझिए, टेक अवे आपको लेना है पुरानी क्लास से कि क्या क्या सीखा गया। नीड मोर थिंग्स। हमेशा इस जुगल में नहीं रहिए कि मैं वहाँ के नोट्स ले लूँ, यहाँ के नोट्स ले लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। बिल्कुल नहीं। NCERT आपके सामने है, मैं उसको बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है। ज़्यादा के होड़ में आप थोड़ा भी नहीं कर पाएंगे। शुरुआत है, इसलिए आपसे कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पर अपने आप को चेक भी करते रहना है कि कैसे स्कोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है और कैसे मैं उसको सही कर पाऊँ। ये सब कैसे होगा अगली स्लाइड से हम जानेंगे। आप सभी ने NCERT खरीद ली होगी। सभी टीचर्स NCERT खरीदने को ही कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि NCERT मत खरीदो, ये रिफ्रेशर खरीद लो। पहले NCERT खरीदो। इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि NCERT पढ़नी कैसे है, कैसे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। हाँ, जब खुद से पढ़ते हैं तो हमारा समय अधिक लगता है और मेहनत अधिक लगती है, क्योंकि खुद से व्हाट, वाई, हाउ सब कुछ करना पड़ता है। बट जो आता है ना, वो इतना बढ़िया आता है कि आप लंबे समय तक याद रहेंगे और आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी लिखने में। कैसे? NCERT जैसी खुलती है तो सबसे पहले आप उसको रीड करिए और बहुत स्लो रीड करिए, बहुत स्लो। जैसे कहते हैं ना, खाना अगर चबा चबा के खाएंगे तो पेट नहीं निकलेगा और शरीर में लगेगा। ठीक ऐसे ही आप उसको बहुत स्लो रीड करिए। एक पैराग्राफ, एक लाइन या एक पेज डेली का टारगेट बनाइए, एक पेज में रीड करूंगा, बहुत स्लो। कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा, चिंता नहीं करनी है। तो पहले बहुत स्लो करना है रीड, फिर उसके बाद रीड इस तरीके से करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। क्या बढ़े? अंडरस्टैंडिंग। जैसे अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, ये हेडिंग क्या कह रही है, इस चैप्टर में क्या था, इसकी समरी में 5 मिनट में किसी को बता सकूं खड़े होके, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद है नोट्स।
नोट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं, कितने करने हैं? हकीकत तो यह है कि नोट्स प्रिपेयर करने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने छठी से लेकर 9वीं तक कभी नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, और आप 10वीं में नोट्स प्रिपेयर करोगे। आपको लगता है कि आप जो बुक रिव्यूअर हैं या फिर बुक लिख रहे हैं या फिर आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनकी तरह नोट्स लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं। नोट्स लिखना ही नहीं है। क्यों? सिर्फ आपको बुक रीड करते वक्त मान लीजिए ये पैराग्राफ है, तो इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्पेस होती है। तो पैराग्राफ में जो लाइन नहीं आए समझ में, जो वर्ड नहीं आए समझ में, बस उसको यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करके अपनी भाषा में लिख लेना है। कैसे लिखोगे? नहीं आएगा तो गूगल सर्च पे जाओ, वहाँ एक बटन होता है माइक का, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। जो वर्ड नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस, सिर्फ वो 2 लाइनों का आंसर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो कह क्या रहा है। तो आप उसके साथ ही लिखो। नोट्स अलग से एक नोटबुक बनाई बढ़िया से, ये टाइम नहीं होता इतना, पहले जल्दी से इसको कवर करो इस तरीके से जैसे मैं कह रहा हूँ। इसके बाद नोट्स आपको बता दिया मैंने कि बुक में ही बनाने हैं, अलग से नहीं बनाने। बुक में लिखो, छोटा लिखो, वर्ड्स छोटा लिखोगे तो बुक में अच्छे से आ जाएगा। मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन है, बस थोड़ा सा और आपको ऐड करना है। इसके बाद आप एग्जाम्पल्स करिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करिए। इंटीरियर क्वेश्चंस होते हैं ना, इंटीरियर क्वेश्चंस का मतलब जो कुछ एक पार्ट पढ़ा आपने चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं हर क्लास में। एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके से दिया गया है। इंटीरियर क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करिए। आपका एग्जाम्पल्स, इंटीरियर क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपको काफ़ी मदद देगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे कि मैं कहाँ तक पहुँचा, कैसे चल रहा है मेरी कहानी। इसके बाद PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई बुक मिल जाए किसी, अभी तो नई किताब मिलेगी नहीं, सैम्पल पेपर वगैरह, बट पुराने जो बुक्स हैं जो आपके सीनियर्स के पास होंगे, किसी एक से ले लीजिए। थोड़ा सा ओल्ड बुक भी आती हैं, 20-25 रुपए में मिल जाएंगी आपको इजीली। PYQs लगा के, PYQs वो लगाने हैं जो बोर्ड के हैं, उससे आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ चल रहा हूँ और क्या चल रहा हूँ। और 2022 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड पेपर हुआ था, उसको नहीं लगाइए, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा है। लगाना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि उससे पता लगेगा सब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ तो कैसे होगा। MCQ की बाद में तैयारी करेंगे, ठीक है। फोकस एंड फॉलो वन थिंग एट अ टाइम। आपको इनमें से किसी एक को फॉलो करना है, या तो इसको फॉलो करना है, या इसको फॉलो करना है, या इसको फॉलो करना है। और सही मायने में आप जो फॉलो कर रहे हैं वो इस तरीके से फॉलो करिए, 1 2 3 इस स्टेप में जाइए। इस स्टेप में ही जाएंगे तो ही आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने आगे पीछे किया तो फिर आप खुद आगे पीछे हो जाएंगे। अब बात आती है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखो, इसका सिंपल सा इलाज है, बहुत सिंपल सा इलाज है। आपने सीनियर्स के पास जाओ, पूछो भाई एनसीईआरटी, आपने CBSE एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एनसीईआरटी से बाहर से कौन सा सवाल आया था? पता है क्या कहेंगे वो कहेंगे देखो लखमीर देखी थी मैंने, RD शर्मा भी करी थी, RS भी करी थी, तो ऐसे ही आ गया था पेपर। आप उनकी बातों पे ऐसे मत जाओ, आप उनको थोड़ा एक बार और रिपीट करो। अरे भाई ठीक है, जो तुम कह रहे हो सब बढ़िया है, सारी बुक्स में से आता है, एनसीईआरटी से बाहर से कौन सा क्वेश्चन आया था? वो फिर इधर उधर करेंगे। आप अपने लाइन पे, अपने वर्ड पे स्टिक रहिए, अपने सेंटेंस पे स्टिक रहिए कि एनसीईआरटी से बाहर से कौन सा क्वेश्चन आया था। जो अच्छा बच्चा होगा वो आपको खुद ही बता देगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आया ही नहीं था, एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही सारा था। अच्छा ठीक है, उनसे नहीं, आप अपने टीचर से पूछिए। क्लास में मत पूछिए, क्लास के बाद या क्लास से पहले जब स्टार्ट होती है ना, तब उनसे पूछिए कि मैम नोटबुक्स तो CBSE चेक करी होगी उन्होंने, आंसर सीट्स। हमसे पूछिए कि CBSE से बाहर, वो आपको ध्यान से देखेंगे, फिर कहेंगे सारा कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। फिर आप क्यों इतने हलचल में हैं? एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है, बट पहले हमें एनसीईआरटी करनी होती है। वो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। तो सबसे पहले आता कहाँ से है? एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा ना, चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सारी बुक्स टेबल पे रखिए,
लास्ट पेज पे कितने कितने पेजेस हैं इन सबको काउंट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 220 कर लीजिए। डिवाइडेड बाय 220 का मतलब ये होता है कि स्कूल इतने दिन खुलता है आपके पूरे साल में। आपको पता लग जाएगा कि एक दिन में कम से कम 20 पेज पढ़ने होंगे, और इस 220 दिन में आपका एग्जाम भी है, प्री बोर्ड भी होगा, मिड टर्म भी होगा, यूनिट टेस्ट भी होगा, 15 अगस्त भी आएगा, 26 जनवरी आएगा, उसका सेलिब्रेशन। तो वो दिन घटा दोगे तो मुश्किल से 150 दिन 150 दिन मिलते हैं पूरे साल में हमें उन कंटेंट को कवर करने के लिए। तो सोचिए कि आप रीड करिए, उसको छोटा या बड़ा लिखिए और रिवाइज करिए। ये 3 स्टेप्स जितनी बार आपके रिपीट होंगे, ये 3 स्टेप्स जितनी बार रिपीट होंगे, मैं आपको बता रहा हूं आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे। जो टॉपर्स होते हैं, जो 95 प्लस जाते हैं, वो इसको 10 से 12 बार करते हैं। और मैं आपको बताऊं एक हकीकत, हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कराते हैं तो 1 अप्रैल से जिसने ज्वाइन किया उसका 15 अगस्त तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है। 15 अगस्त के बाद 15 सितंबर तक फर्स्ट टर्म का रिवीजन होता है, 1 महीना पेपर होता है, फिर अक्टूबर से लेकर नवंबर या दिसंबर 15 तक जो प्री बोर्ड है उसमें पूरे सिलेबस की अच्छी तरह से ताक छाक करी जाती है। मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है जो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस हम उसके ना करा दें, उसको सीबीएसई का पूरा बंडल ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होती है, और मैं यहाँ पर ऑनलाइन भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए किस किस की सुनूं भाई, आसपास में बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, आपके सीनियर्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो आपके आसपास बैठे हैं, घूमे हैं अदर्स या ट्यूशन्स में। ये सभी लोग आपको अलग अलग या एक जैसी बातें कहेंगे, लेकिन आपको रिलाई किस पे करना है? आपको रिलाई करना है अपने ऊपर कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से बढ़िया हो सकता है। स्टेप्स मैंने बता दिए कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है, आपको अपना प्रोग्रेस कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको ट्रैक कैसे करना है। सिंपल वो तरीका अपना लीजिए, सबकी सुनिए, करिए अपने मन की। जब तक अपने मन की नहीं करेंगे तब तक आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा, सुकून ही नहीं होगा, और आप फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको सारा कुछ पढ़ लूँ और 3 चैप्टर भी ना के सवाल भी नहीं आ रहे, मैं 3 ही चैप्टर पढ़ता हूँ, 4 चैप्टर का अगर यूटी हो रहा है मैं 3 ही पढ़ूंगा, लेकिन मैं 3 में से कुछ छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके का एटीट्यूड बनाइए, इस तरीके का माइंडसेट बनाइए, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे एग्जाम्स में। नहीं तो बस जैसे जीवन चल रहा था वैसे जीवन चलता रहता। मेरा भी 8वीं तक हिंदी मीडियम, 9वीं में इंग्लिश की किताब जब आती है ना, इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी सब ऊपर ऊपर जा रहा होता है, लेकिन फिर भी हम बैठे रहे। 10वीं में बहुत बढ़िया नंबर लेके आए। साइंस क्यों मिली या कॉमर्स क्यों मिलेगा किसी को? बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे कहूँगा अपने आप को जमा लो, बढ़िया से जमा लो, एक ऋषि की तरह। जब वो पूजा में लग जाते हैं तो कितने राक्षस आते हैं भंग करने के लिए, लेकिन वो भंग नहीं होते और मेहनत से काम करते रहते हैं। उस तपस्या का उन्हें प्रसाद मिलता है, उन्हें वरदान मिलता है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपकी क्लास बहुत अच्छे से स्टार्ट हो। मैं इसी चीज़ के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।